रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। नमस्कार। 17 दिन 50 कहानियों, आज 8वां दिन है। 7 दिन का सफर हम लोग पूरा कर चुके हैं और आज 8वें दिन। मंच कृति की ओर से मैं रचना मुकेश टंडन आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। माँ सरस्वती की आराधना से दीप प्रज्वलित करके ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारी आज की लेखिकाओं से आदरणीय श्रीमती अलका प्रमोद जी, श्रीमती शिखा सक्सेना जी। मैं अनिता शुक्ला जी से निवेदन करती हूँ कि आप इसको मंच पर लेकर आए। साथ ही नूतन वशिष्ठ जी और विभा नौटियाल। ज्ञान से दीप सद प्रज्वलित जीवन हो, निराशा की भूमि पर आशा का उपवन हो, आत्म बल के रूप में विश्वास का सवेरा हो, कर्तव्य पथ पर जीवन का रंग सुनहरा हो, तम को मिटाने वाली ज्ञान का प्रकाश दे, बुद्धि का मां जीवन में तू उजास दे। वर हमें दे मां ऐसा अज्ञानता का नाश हो, करूं सिमरन मात्र तेरा जब तलक सांस हो। ना ही सुधि ना ही ज्ञान, हम वो मूढ़ अज्ञानी हैं, वीणा वादिनी है आज आप हमारे पास हो, आप हमारे साथ हो। हृदय से आभार आप सबका, सर्वत्र सकारात्मक ऊर्जा ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करने के लिए। एक नन्हा सा दीपक कितना शक्तिशाली होता है, उसके जलते ही वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। आप लोगों ने महसूस किया है? किया? बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। अभी आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले ही अलका जी की एक कहानी का मंचन देखा था। नाम याद है आपको? नहीं याद है? सोचिए। और अभी जो हम लोग कहानी देखने जा रहे हैं वो भी अलका जी की ही लिखी हुई है। सोचिए उसका नाम क्या था। अभी की कहानी का नाम तो मैं बता देती हूँ। अभी की कहानी है जो आप लोग देखने जा रहे हैं, होर्डिंग का चित्र। और इस कहानी के बाद पहली कहानी का नाम भी आप लोग मुझे बताइए, ठीक है? चलिए प्रस्तुत है आप सबके समक्ष अलका प्रमोद जी की लिखी हुई कहानी होर्डिंग का चित्र। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमस्कार, मैं संध्या दी प्रस्तुति कहानी होर्डिंग का चित्र, लेखिका अलका प्रमोद। मैं समाज सेवा अभियान के तहत मरीजों की सेवा करने के लिए ड्रग निवारण केंद्र पहुंची। डॉक्टर प्रमिला मुझे मरीजों के
अवार्ड मिली। मुझे ये देखकर बहुत तकलीफ हुई कि वहां पर अधिकांश मरीज युवा थे। न जाने इनके जीवन में ऐसा कौन सा दुख था जो उन्होंने ऐसे काले अंधियारी संसार का आश्रय ले लिया था और अपने भविष्य को अंधकार में कर लिया था। मैं वहां से निकल ही रही थी कि तभी जिस व्यक्ति को देखकर मैं चौंक गई वो नयन था। मैंने आगे बढ़कर उसे आवाज दी, नयन। लेकिन शायद उसने सुना नहीं और आगे बढ़ गया। मैंने सोचा मैं कल इससे मिलने जरूर आऊंगी। नयन मेरे बेटे रचित का अंतरंग मित्र था। शायद वो मानसिक रोगियों का डॉक्टर बन गया था। नयन को देखकर अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। नयन और रचित बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ में खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना सब एक साथ होता था। नयन बहुत मेधावी, गंभीर और समझदार बच्चा था। अक्सर मेरे घर आता था। रचित तो हर समय बस नयन की ही बातें करता था। कक्षा की हर परीक्षा में प्रथम आना तो मानो नयन का जन्मसिद्ध अधिकार था। जैसे जैसे नयन और रचित की मित्रता परवान पर चल रही थी, मेरा स्नेह भी नयन के प्रति बढ़ता जा रहा था। देखते देखते समय के रथ पर सवार दोनों ICSE में पहुंच गए और जैसा कि अपेक्षा थी, नयन को 98% अंक मिले थे और उसने पूरे शहर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। रचित को 94% अंक मिले थे। परीक्षा का परिणाम आते ही समाचार पत्र और मीडिया वालों की भीड़ लग गई थी नयन के घर में। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, हर जगह बस उसका जिक्र, उसी की ही फोटो। वो कब पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई काफ़ी है या कहीं कोचिंग भी करता है। प्रश्नों की बौछार हो रही थी और नयन पूरे उत्साह से उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। रातों रात वो शहर की सेलिब्रिटी बन चुका था। वो एक दिन मुझसे मिलने मेरे घर भी आया। उसने जब झुक करके मेरे पैर छुए तो उसने विनम्र स्वभाव और संस्कारी बच्चे को देखकर मैंने उसे गले लगा लिया और उससे कहा, बेटा तुम और रचित, अरे तुम दोनों तो मेरे दिल के पास हो। मेरे पैरों में तुम्हारी जगह नहीं है। ईश्वर तुम्हें सारी खुशियां दे। मुझे याद है नयन के पापा मिस्टर अग्रवाल ने बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था अपने घर में। स्कूल में भी उसका सम्मान हुआ था। बहुत बड़े बड़े मेडल्स, कप्स, जाने कितनी शील्डें मिली थी उसे। नयन की माँ राधा जी और मिस्टर अग्रवाल दोनों बधाई के बोझ से दबे जा रहे थे। पूरा घर उनके सपनों के प्रकाश से जगमगा रहा था। उधर बच्चे आयु सुलभ ऊर्जा से भरपूर, अतीत और भविष्य से बेखबर, बस डांस में मस्त थे। और बड़े लोगों के बीच में यही चर्चा थी कि भाई प्रतियोगी परीक्षाएं कितनी कठिन हो गई है, हमारा बच्चा सिलेक्ट भी होगा या नहीं होगा। हाँ, बहुत टेंशन है। लेकिन मुझे तो बस बच्चों के साथ थिरकने में मजा आ रहा था। मैं उन लोगों के साथ ताल से ताल मिला रही थी और नाच रही थी। Everybody, come. मैं सबको बुला रही थी
और बच्चों के साथ में लगातार डांस कर रही थी मैं। बस 2 साल पता नहीं देखते देखते बीत गए और नयन रचित के साथ उसके सारे मित्र ISC में आ पहुंचे। बड़ी कक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं का अतिरिक्त भार, बेचारे रचित, नयन और उसके मित्र ऐसा लग रहा था गंभीरता के शिकंजे में समय से पहले ही कसते चले जा रहे थे। एक दिन राधा जी मुझे मॉल के बाहर मिली। मैंने उन्हें पुकारा, राधा जी हाय, कैसी हैं आप? वो मेरे पास जल्दी जल्दी आई और बोली, अरे वसुधा जी, एक ही प्रश्न था उनका, रचित की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, पढ़ाई? अरे अब तो रिजल्ट आने वाला है, जो आएगा वो आएगा, बच्चे ने तो पूरी मेहनत की है। वो बोली, अरे ऐसा कैसे कि जो आएगा सो आएगा? अरे इसी पर तो बच्चे का भविष्य डिपेंड करता है। आपको कोई टेंशन नहीं है? मैंने कहा, बिल्कुल टेंशन नहीं है। अरे भाई, सभी बच्चे मेहनत करते हैं और हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा IAS बने या डॉक्टर बने। लेकिन भाई राधा जी, बच्चे को वही मिलेगा जो उसकी क्षमता है, जो उसकी योग्यता है। टेंशन लेने का क्या फायदा? लेकिन राधा जी के गले मेरी बात उतरी ही नहीं। वो बोली, भाई अपनी अपनी सोच है, मैं तो ये समझती हूँ कि बड़े सपने देखोगे तो ही बड़े बनोगे। मेरे मन में तो आया कि कहूँ, अरे सपने भी वही देखने चाहिए जिनकी डोर अपने हाथ में हो। ऐसा ना हो कि पतंग कहीं और जा गिरे और हाथ में कुछ भी ना आए। पर भाई मैं बिल्कुल चुप रही, क्या बहस करती उनसे। रचित MBA करना चाहता था, वही नयन के पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने उसके ISC के लिए ट्यूशन और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए यूनिवर्सल ग्रेविटी जाने क्या क्या कोचिंग लगा रखी थी। बहुत परेशान रहता था नयन, पढ़ता रहता था, गंभीर रहता था। मेधावी तो वो पहले से ही था, सबको बहुत उम्मीद थी उससे। परीक्षा का परिणाम आया और अपेक्षा के अनुरूप इस बार फिर नयन ने पूरे शहर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। लेकिन पार्टी करने का समय नहीं था उसके पास। वो तो बेचारा बस कभी नजर भी नहीं आता था, घर भी नहीं आता था। कभी कभी रचित खेलने चला जाता था अपने प्रिय गेम क्रिकेट को, लेकिन नयन नहीं आता था। उसने कहा कि मम्मा, नयन तो कभी दिखाई नहीं पड़ता है। उसने तो अब क्रिकेट से भी किनारा कर लिया, जो उसका पैशन था। मैं डगमगा जाती। मैं रचित के पापा, मैं रवि से कहती, सुनिए जी, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है? हमने तो कोई रचित को कोई कोचिंग ज्वाइन ही नहीं कराई है, वो BBA निकाल तो लेगा ना? वो कहते, कम ऑन यार, क्यों टेंशन लेती हो? अरे अपने बच्चे पर कॉन्फिडेंस रखो। जब वो कह रहा है कि बिना कोचिंग के उसको एडमिशन मिल जाएगा, तो क्या टेंशन लेना? अरे हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर चाइल्ड। ओके, मैं चुप जाती। नयन बिल्कुल नहीं आता था घर। मैंने एक बार रचित से पूछा, रचित क्या बात है, तुम्हारे दोस्त से लड़ाई हो गई क्या? बिल्कुल आता नहीं है वो बोला, ओ मामा, उसके पास टाइम कहाँ है? अरे उसको मेडिकल की प्रवेश परीक्षा को क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है उसे, ऐसी वैसी बात थोड़ी है। सुबह कोचिंग, शाम को कोचिंग, घर की पढ़ाई, उसे कहाँ से समय मिलेगा? मैंने कहा, रचित बेटा, तुमने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, तुम निकाल तो लोगे ना? वो बोला, ओ मम्मा,
कितना टेंशन लेती हो और कितना टेंशन देती हो। अरे फालतू में टेंस हो। मुझे मालूम है, मैं अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ और बीबीए की प्रवेश परीक्षा में निकाल लूंगा। सीधा और सपाट जवाब था उसका। 2-4 महीने में रिजल्ट आने लगे प्रवेश परीक्षाओं के। रचित, मेरे रचित को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। हो, कितनी निश्चिंत, कितनी खुश थी मैं। रवि ने तो तुरंत ऐलान कर दिया कि भाई आज मैं रचित को नया मोबाइल दिलवाऊंगा और हाँ, आज उसके पसंद के रेस्टोरेंट में उसे खाना खिलाने भी ले जाऊंगा। मैंने बहुत खुश होकर अब नयन की फैमिली को भी फोन किया, सोचा उन्हें भी इनवाइट कर लूं। मैंने राधा जी से बात की तो सीधे से उन्होंने कह दिया कि देखिए भाई, आप तो जानती हैं कि अगले हफ्ते उसकी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा है। नो 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 नो, वो टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। मैंने कहा लेकिन राधा जी, थोड़ा मन चेंज हो जाएगा उसका, थोड़ी देर की बात है, भेज दीजिए। वो बोली नहीं, राधा जी उसका 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। खैर, जैसा भी था, रचित बहुत खुश था। मेरे घर में तो बिल्कुल त्योहार का माहौल था। कुछ दिनों के बाद रचित चला गया दिल्ली। घर में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। रचित ने ही मोबाइल में मुझे बताया था कि मामा, नयन का इस बार किसी भी मेडिकल के एंट्रेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या? मुझे बड़ी हैरानी हुई। नयन जैसा मेधावी लड़का ऐसा कैसे हो सकता है? दशहरे की छुट्टी में जब रचित घर वापस आया तो उसके बड़े आग्रह पर नयन मिलने के लिए आया। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैं चौंक गई। क्या ये वही नयन था? उसके चेहरे की ताजगी, उसका अल्हड़ बिंदास भाव जैसे कहीं तिरोहित हो गया था। उसकी आंखों के नीचे कालिमा छा गई थी। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? वो बोला, कुछ नहीं आंटी, अब थोड़ा पढ़ाई का टेंशन है, बस और कोई बात नहीं है। मैंने कहा, अरे तुम्हारे जैसे मेधावी लड़के को क्या सोचना, इस बार जरूर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो? वो तुरंत बोला, प्लीज आंटी प्लीज मत कहिए ये। पिछले बार भी सबने यही कहा था, लेकिन मैं कहीं सिलेक्ट नहीं हो सका। उसका चिंतातुर स्वर और बुझा हुआ चेहरा देखकर मुझे लगा कि मैं इस नन्ही से खरगोश को अपने आंचल में ले लूं और उसे आश्वस्त कर दूं। बेटा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, सब लोग डॉक्टर थोड़ी बन जाते हैं, इस बार तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं कुछ न कह पाई। मुझे राधा जी के वो शब्द याद आ गए, बड़े सपने देखोगे तभी बड़े बनोगे। और मैं चुप रह गई। समय की धारा में जाने कितना पानी बह गया। मैं अतीत के पन्नों को पलटते हुए उसमें डूबते उतराती रही। अचानक मुझे याद आया, मुझे कल नयन से मिलना है। मैं अगले ही दिन हॉस्पिटल पहुंची। प्रमीला जी मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, ओह वसुधा जी, लगता है आपको हमारे मरीजों के बीच बहुत अच्छा लगा। मैंने इधर उधर की बात कहे बिना मैं सीधे टॉपिक पे आ गई। मैंने कहा,
हाँ लेकिन प्रमीला जी, आज मैं किसी पेशेंट से नहीं, मैं डॉक्टर से मिलने आई हूँ, डॉक्टर नयन। डॉक्टर नयन? लेकिन यहाँ तो कोई भी डॉक्टर नयन नहीं है। मैंने कहा, अरे कैसी बातें करती हैं, मैंने कल देखा उसे, मैंने कल पुकारा भी था उसे, शायद उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और आगे बढ़ गया। प्लीज़ आप बुला दीजिए उसे। अब उन्होंने कहा शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है वसुधा जी, यहाँ इस नाम का कोई डॉक्टर नहीं है। अब मुझे गुस्सा आने लगा, मैं झल्ला करके बोली, अरे वो मेरे बेटे जैसा है, मैं नहीं पहचानूंगी उसे, कैसी बातें करती हैं आप। मेरे कॉन्फिडेंस ने उनके कॉन्फिडेंस को एक झटका दिया। वो कुछ सोचते हुए बोली, नयन, आप नयन अग्रवाल की बात कर रही हैं? मैंने सोचा ये लो, इतनी देर से क्या मैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले रही थी। मैंने खुश होकर कहा, हाँ बिल्कुल वही, नयन अग्रवाल, प्लीज जल्दी कीजिए, बुला दीजिए उसे, मैं बहुत बेचैन हूँ उससे मिलने के लिए। वो बहुत गंभीर स्वर में बोली, वसुधा जी, नयन अग्रवाल कोई डॉक्टर नहीं है, वो तो यहाँ एक पेशेंट है। ड्रग्स की बहुत गंभीर लत है उसे, पिछले कई सालों से उसका यहाँ इलाज चल रहा है। क्या मैं मानो आकाश से गिरी। नयन जैसा मेधावी और भावुक लड़का ड्रग एडिक्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, आपको अगर मिलना है तो आप मंगल को आइएगा, मंगल को उसका टर्न होता है, वो आएगा। मेरे लिए 2 दिन काटना मुश्किल हो गया। मैं समझ गई, उस दिन नयन ने मुझे देख करके भी अनदेखा किया था, उसने मुझे अवॉइड किया था। अगले दिन मैं फिर पहुंच गई और उसे देखा, वो गैलरी क्रॉस कर रहा था। इसके पहले कि वो छुपने की कोशिश करता, मैंने उसे आवाज दी, नयन, सुनो नयन। उसने मुझे देखकर सर झुका लिया, मानो वो खुद को मेरा अपराधी समझ रहा हो। मैंने उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बिना उसका हाथ पकड़ा और सीधे उसे कैंटीन में ले गई। नयन, आंटी से बोलोगे भी नहीं, इतने दिनों बाद मिले हो। अरे मैं तो समझती थी कि तुम मुझे अपनी मम्मी की तरह प्यार करते हो। आंटी, आपका ये बेटा किसी लायक नहीं रहा। आपको लग रहा होगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ अचीव कर लिया, पर मैंने सबको निराश कर दी। मैं कुछ नहीं बन पाया। मैं तुमसे ये पूछूंगी भी नहीं कि तुम कुछ बने या नहीं बने। तुम तो मेरे बेटे रचित की तरह हो बेटा। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता रहा, फिर जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो अपने अतीत का पोथा स्वयं खोलकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी व्यथा उड़ेल कर वो हल्का होना चाहता है। आंटी, रचित के जाने के बाद मेरा कोई मित्र ना रहा। मैं बस दिन रात पढ़ता रहता, क्योंकि मुझे तो अपने आप को प्रूव करना था। पर पता नहीं आंटी, मुझे धीरे धीरे क्या होते जा रहा था।
मुझे रात में सपने आते कि मेरा कहीं भी चैन नहीं हुआ। कभी देखता कि मैं सड़क पर जा रहा हूं और लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि बड़ा चला था डॉक्टर बनने। कभी मुझे सपना आता कि मम्मी पापा ने अखबार में निकाल दिया है कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ऐसे सपने देखकर मैं चौंक कर उठ बैठता, पसीने पसीने हो जाता। तुमने अपनी मम्मी से बताया? बताता तो तब न जब वो कुछ सुनना चाहती। उन्होंने तो मुझे साफ साफ चेतावनी दी थी कि इस साल हर हाल में तुझे मेडिकल में प्रवेश पाना है, चाहे उसके लिए तुझे सारी रात जाकर पढ़ाई करनी पड़े। आंटी सच मानी, मैंने बहुत पढ़ा। पढ़ाई के सिवा तो मैंने और कुछ किया ही नहीं। मेरा भी मन करता कि सब कुछ छोड़कर क्रिकेट खेलने जाऊं, मूवी देखूं, डांस करूं, पार्टी करूं। नहीं बनना मुझे डॉक्टर वॉक्टर। ना मैंने मूवी देखी, ना घूमने गया। और पता नहीं अभी मुझे एग्जाम में क्या हो गया। जैसे ही मेरे सामने पेपर आया तो मैं सब कुछ भूल गया। फिर तुमने कहाँ एडमिशन लिया? मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने घर से निकलना ही छोड़ दिया। जो भी मेरे घर आता वो सिर्फ एक ही चीज पूछता, अरे आपका बेटा तो गोल्ड मेडलिस्ट था, अब क्या हो गया? ये सब सुनकर मेरे मम्मी पापा और नाराज हो जाते। मम्मी तो कहती, इस बेटे ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसके लिए इतने पैसे खर्च किए, शहर की इतनी महंगी कोचिंग करवाई, पर इसने सब बेकार कर दी। शहर की होर्डिंग जिस पर कोचिंग वालों ने मेरे आईएससी के रिजल्ट बाद मेरी फोटो लगाई थी, मुझे मुंह चिढ़ाती थी। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, पर मैं अपने साथ वालों से 1 वर्ष पीछे हो गया। मेरा कोई दोस्त नहीं था आंटी। तुमने बीएससी तो कर लिया ना? मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। परीक्षा का नाम सुनकर मुझे बुखार आ जाता, पसीना पसीना हो जाता। तुम ये ड्रग्स कैसे लेने लगे? मैं पूरी तरीके से टूट चुका था आंटी। ऐसे समय में दक्ष ने मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। एक दिन जब मैं बहुत परेशान था तो उसने मुझे एक दवाई दी। वो दवाई खाते ही मेरा सारा तनाव दूर हो गया। बहुत दिनों बाद मेरा मन बहुत प्रसन्न था। उसके बाद जब कभी भी मैं परेशान होता तो दक्ष मुझे वो दवाई देता। वो दवाई नहीं ड्रग्स है, ये तो मैं बहुत दिनों बाद जाके समझ पाया। तब तक मैं उसका इतना आदी हो चुका था कि मैं उसके बिना रह ही नहीं पाता था। जब घर में ये बात पता चली तो तूफान आ गया। मैं उनके ऊपर कलंक बन गया। तभी मैंने सोच लिया कि मुझे नयन को जीवन से फिर से जोड़ना है। मैं उससे रोज मिलने लगी। मैंने उसके सामने से लक्ष्य की सारी दीवारें हटा दी। रचित ने मुझे बताया था कि नयन को कभी पेंटिंग्स का शौक हुआ करता था।
मैं उसे पेंटिंग्स के लिए प्रेरित करने लगी। मैंने उसे रंग और कैनवस लाकर दिया। वो रंगों में ऐसा डूबा कि अपनी उंगलियों से उसने कला को कैनवस पर सजीव कर दिया। मैंने उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई। लोगों ने उसकी कला की पूरी प्रशंसा की। इस प्रशंसा ने उसके इलाज में रामबाण का काम किया। एक बार वो रंगों के संसार में प्रवेश किया उसने, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। There was no looking back. वो शहर का जाना माना कलाकार बन चुका था। एक दिन वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि आज स्टूडियो जाते समय उसकी दृष्टि एक होर्डिंग पर पड़ी, जिसमें एक कलाकार और शहर के गौरव के रूप में उसका चित्र लगा था। अब होर्डिंग उसे मुंह नहीं चिढ़ाती थी। बैन के चेहरे से हर्षोल्लास दमक रहा था। वही पुराना नयन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका आत्मविश्वास उसके गले लग गया था। हाँ, मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है। जितनी खूबसूरत कहानी उतना ही उसका जीवन मंच है। संध्या गीत रस्तोगी शुभम कुमार दुबे, हौसले के तरकश में कोशिश का होती जिंदा रखो, हौसले के तरकश में कोशिश का होती जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हम लोग क्यों अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डालते हैं कि वो बेचारे बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं अलका प्रमोद जी के बारे में। अलका जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वनस्पति उपरांत स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता में एवं वेब डिजाइनिंग में किया। संसदीय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में अनुसचिव के पद से आप सेवानिवृत्त हैं। आपकी लगभग 48 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें अनेक कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, समालोचना, समीक्षा संग्रह और बाल साहित्य। आपने कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया है और अभी भी कर रही है। वेब सीरीज लेखन भी आपने किया है। अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रह में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आकाशवाणी इलाहाबाद, आकाशवाणी लखनऊ से सतत प्रसारण आपकी कहानियों का होता रहा है। आपको देश विदेश से अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
आपको पता है 120 से भी अधिक सम्मानों से आपको पुरस्कृत किया गया है। अगर मैंने आपका पूरा परिचय और जितने पुरस्कार आपको मिले हैं पढ़ना शुरू किया तो शायद सुबह हो जाएगी। हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपकी कहानियों को मंचित करने का हमको अवसर